नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एन शकुंतला माने और एम षडाक्षरा स्वामी की किताब है फूड्स फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, और हम इसके दूसरे अध्याय कार्बोहाइड्रेट्स पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, हमारा मिशन क्या है। हमें ये समझना है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें हम अक्सर बस कार्ब्स कह देते हैं, असल में है क्या। मतलब हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये ऊर्जा देते हैं, बल्कि ये भी देखेंगे कि ये हमारे खाने के छुपे हुए आर्किटेक्ट कैसे हैं। शहद की मिठास से लेकर ब्रेड के फूलने तक और जेली के जमने तक, इन सब के पीछे इन्हीं का हाथ है। तो एक तरह से हमारे किचन की केमिस्ट्री की दुनिया में एक सफ़र होने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सोचना ही कमाल है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रकृति में सबसे आम चीज़ों में से एक हैं। जैसे चीनी है, स्टार्च है, और पौधों को जो मजबूती देता है सेल्यूलोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही तो हैं। और लेखक हमें याद दिलाते हैं कि ये सब पौधे फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनके ये छोटे छोटे अणु हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे आसान और तेज स्रोत हैं। लेकिन असली कहानी तो इनके काम करने के तरीके में है, जो इनके आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। किताब कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मुख्य ग्रुप्स में बांटती है: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो शुरुआत सबसे छोटी यूनिट से करते हैं, मोनोसैकेराइड्स। यही है वो जिन्हें हम सिंपल शुगर कहते हैं ना, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। हाँ बिल्कुल, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मोनो का मतलब ही होता है एक, ये अकेली शुगर यूनिट्स हैं। पर यहाँ जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इनकी बनावट ही इनके गुण तय करती है। जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, दोनों का केमिकल फॉर्मूला एक ही है, C6H12O6, लेकिन उनके परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो अलग है, और इसी वजह से फ्रुक्टोज ग्लूकोज से कहीं ज्यादा मीठा होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ इस पर नहीं है कि कौन से परमाणु हैं, बल्कि इस पर है कि वो जुड़े कैसे हैं। इस किताब का एक बड़ा दिलचस्प हिस्सा बताता है कि ये अणु सीधे नहीं होते हैं। जब ये पानी में घुलते हैं तो एक रिंग या छल्ले जैसा आकार ले लेते हैं। ये तो बड़ा मामूली सा बदलाव लगता है, पर ऐसा क्यों? ये स्थिरता के लिए है। रिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्थिर होता है, ज्यादा मजबूत। आप इसे ऐसे समझिए कि एक सीधा धागा है, वो आसानी से उलझ सकता है, लेकिन अगर आप उसे एक लूप में बांध दें तो वो ज्यादा व्यवस्थित हो जाता है। और यही रिंग स्ट्रक्चर इन अणुओं को आपस में जुड़ने की ताकत देता है, जिससे आगे चलकर स्टार्च या सेलुलोज जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं। इसी से अल्फा और बीटा ग्लूकोज जैसे अलग अलग रूप भी बनते हैं। और यहीं पर स्वाद की बात भी आ जाती है। फ्रुक्टोज जो फलों और शहद में मिलता है, वो सबसे मीठी प्राकृतिक चीनी में से एक है। मुझे हमेशा लगता था कि फल इतने मीठे क्यों लगते हैं। शायद यही जवाब है। किताब में ये भी बताया गया है कि इनमें से ज़्यादातर रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। ये सुनने में बड़ा तकनीकी लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये रासायनिक रूप से बहुत एक्टिव होते हैं। वे दूसरे अणुओं के साथ बहुत आसानी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। और ये गुण सिर्फ लैब के लिए नहीं है, ये हमारी रसोई के लिए बहुत जरूरी है। यही वो गुण है जिसकी वजह से ब्रेड टोस्ट होने पर भूरी हो जाती है, या प्याज भुनने पर मीठे और सुनहरे हो जाते हैं। बिल्कुल, ये उनकी प्रतिक्रिया करने की क्षमता ही है जो हमारे भोजन में स्वाद और रंग लाती है। कमाल है। मतलब ये छोटे छोटे अणु सिर्फ ऊर्जा के पैकेट नहीं, बल्कि स्वाद के जादूगर भी हैं। किताब में कुछ और डेरिवेटिव्स का भी जिक्र है, जैसे अमीनो शुगर्स और डीऑक्सी शुगर्स। डीऑक्सी राइबोज, ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है, स्कूल की बायोलॉजी क्लास से शायद। हाँ बिल्कुल, डीऑक्सी राइबोज हमारी डीएनए का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो आप देख सकती हैं, ये साधारण चीनी न सिर्फ हमारे खाने में, बल्कि हमारे शरीर के सबसे बुनियादी हिस्सों में भी मौजूद है। और इतना ही नहीं, स्रोतों में शुगर अल्कोहल जैसे सॉर्बिटॉल और ग्लिसरॉल का भी जिक्र है। ये भी चीनी से ही बनते हैं, पर इनका काम मीठा करना कम और नमी बनाए रखना ज्यादा होता है। अच्छा। हाँ, जो च्युइंगम या प्रोटीन बार हम खाते हैं वो लंबे समय तक नरम इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनमें ये शुगर अल्कोहल होते हैं जो हवा से नमी सोखते रहते हैं। तो ये तो थे हमारे अकेले खिलाड़ी मोनोसैकेराइड्स। लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब ये टीम बनाते हैं, और यहीं पर आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। किताब के अनुसार ये तब बनते हैं जब कुछ मोनोसैकेराइड्स एक साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी रोज की चीनी यानी सुक्रोज। ये एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज अणु के जुड़ने से बनती है। या फिर दूध में जो चीनी होती है, लैक्टोज,
वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनती है। जब ये दो अणु जुड़ते हैं तो पानी का एक अणु बाहर निकल जाता है और एक मजबूत ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बन जाता है। इसे समझने का कोई आसान तरीका है? ये बॉन्ड बनता कैसे है? सोचिए, आपके पास लेगो के दो ब्लॉक्स हैं और दोनों पर पानी की एक एक बूंद लगी है। उन्हें आपस में जोड़ने के लिए आपको पहले उस पानी को पोंछना होगा। बस यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है। दो शुगर अणुओं से पानी का एक अणु H2O हटता है और वे आपस में जुड़ जाते हैं। यही प्रक्रिया इन सरल शर्कराओं को थोड़ी और जटिल बना देती है। अच्छा। और कुछ लोगों में जो लैक्टोज को पचाने में मुश्किल होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि उनका शरीर इस खास बॉन्ड को तोड़ने वाला एंजाइम नहीं बना पाता। ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण था। तो ये सिर्फ मीठे नहीं होते, इनके और भी काम है। लेखक बताते हैं कि ये ह्यूमैक्टिन्स की तरह नमी बनाए रखते हैं और टेक्सचराइजिंग एजेंट्स की तरह बनावट देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चीनी मेरे केक में सिर्फ मिठास नहीं दे रही, बल्कि कुछ और भी कर रही है। बिल्कुल। जब आप केक बनाती हैं तो चीनी आटे में मौजूद पानी को पकड़ कर रखती है। यही वजह है कि आपका केक ज्यादा देर तक नरम और ताज़ा रहता है। कन्फेक्शनरी में, मतलब मिठाइयों में, ये क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, जिससे कैंडी या टॉफी की बनावट सही रहती है। वरना वो पत्थर जैसी हो जाएगी। हाँ, या तो पत्थर जैसी सख्त या फिर एकदम भुरभुरी। तो ये एक मल्टीटास्किंग चीज है जो स्वाद, बनावट और शेल्फ लाइफ सब तय करती है। और फिर आती है वो चीज जो हम सब ने रसोई में देखी है, ब्राउनिंग। जब हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं या चीनी को गर्म करते हैं तो वो भूरे रंग की क्यों हो जाती है? इसके पीछे क्या विज्ञान है? यह एक बहुत ही मजेदार सवाल है और इसका जवाब खाद्य विज्ञान की दो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं में छुपा है। किताब दो मुख्य तरह की नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग प्रतिक्रियाओं के बारे में बताती है। पहली है कैरेमलाइजेशन। यह तब होता है जब आप सिर्फ चीनी को बिना किसी और चीज के सीधे गर्म करती हैं। जैसे जब हम कैरेमल सॉस या वो फ्लान के लिए चीनी पिघलाते हैं। बिल्कुल वही। गर्मी चीनी के अणुओं को तोड़ देती है और ये फिर से जुड़कर सैकड़ों नए यौगिक बनाते हैं। इन्हीं नए यौगिकों से वो खास भुना हुआ पौष्टिक स्वाद और गहरा भूरा रंग आता है। यह पूरी तरह से सिर्फ चीनी का खेल है। और दूसरी वाली? किताब में माइलार्ड रिएक्शन का जिक्र है। ये तो ज्यादा जटिल लगती है। हाँ, क्योंकि माइलार्ड रिएक्शन एक टीम वर्क है। ये तब होती है जब चीनी गर्मी की मौजूदगी में अमीनो एसिड के साथ प्रतिक्रिया करती है। अमीनो एसिड जो प्रोटीन का हिस्सा है? सही। ये सिर्फ रंग नहीं देती बल्कि स्वाद और सुगंध की एक पूरी दुनिया बना देती है। भुनी हुई कॉफी की वो महक, ताजी बेक हुई ब्रेड के क्रस्ट का स्वाद, भुने हुए मांस का गहरा रंग, ये सब माइलार्ड रिएक्शन का ही कमाल है। ये स्वाद की एक ऐसी सिम्फनी है जो कैरामलाइजेशन से कहीं ज्यादा जटिल और गहरी होती है। एक मिनट, तो मतलब मेरी सुबह की कॉफ़ी की खुशबू और मेरे टोस्ट के सुनहरे रंग के पीछे एक ही केमिकल रिएक्शन है? मैंने कभी इन दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़कर नहीं देखा था। ये तो कमाल की बात है ना? यही तो खाद्य विज्ञान का जादू है। माइलार्ड रिएक्शन हर उस भोजन में होती है जहां चीनी, प्रोटीन और गर्मी एक साथ मिलते हैं। इसीलिए उबले हुए आलू और भुने हुए आलू के स्वाद में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, क्योंकि उबालने में उतना तापमान नहीं पहुंचता। बिल्कुल। वाह। तो अगली बार जब मैं टोस्ट बनाऊंगी तो मुझे पता होगा कि मैं अपनी रसोई में एक केमिकल रिएक्शन देख रही हूँ। चलिए, अब सबसे बड़े ग्रुप पर आते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है जो हजारों छोटी शुगर यूनिट से मिलकर बने हैं, जैसे स्टार्च और सेल्यूलोज। सही कहा। पॉली का मतलब ही है कई। ये हजारों मोनोसैकेराइड इकाइयों की लंबी चेन होती हैं। ये प्रकृति के निर्माण करता है। ये पौधों और जानवरों में संरचना बनाने और ऊर्जा को स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे सेल्यूलोज जो पौधों की कोशिका भित्ति बनाता है और उन्हें मजबूती देता है। यही वो चीज है जिसे हम अपने डाइट में डाइटरी फाइबर कहते हैं। और स्टार्च? ये तो आलू, चावल, गेहूं जैसी चीजों में भरपूर होता है। हम इसे रोज खाते हैं। किताब कहती है कि ये असल में दो तरह के अणुओं से बना है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। इन दोनों में क्या फर्क है? यह जो बात हैरान करती है वो ये है कि इन दोनों की बनावट में एक छोटा सा अंतर इनके गुणों को पूरी तरह से बदल देता है। एमाइलोज एक सीधी लंबी चेन है, जैसे मोतियों की एक सीधी माला। वहीं एमाइलोपेक्टिन एक शाखित यानी झाड़ी जैसी संरचना है, जैसे एक पेड़ की कई टहनियाँ। ज़्यादातर स्टार्च में ये दोनों ही होते हैं,
लेकिन उनका अनुपात तय करता है कि वो स्टार्च कैसा व्यवहार करेगा। तो इस अनुपात से क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए मैं पास्ता उबाल रही हूँ या सूप को गाढ़ा करने के लिए कॉर्न स्टार्च मिला रही हूँ, तो वहाँ क्या हो रहा है? जब आप स्टार्च को पानी में गर्म करती हैं तो एक प्रक्रिया होती है जिसे जिलाटिनाइजेशन कहते हैं। स्टार्च के दाने जो ठंडे पानी में घुलते नहीं, गर्म पानी को सोखकर गुब्बारे की तरह फूलने लगते हैं। एक पॉइंट पर आकर वे फट जाते हैं और अंदर से एमाइलोज यानी माला और एमाइलोपेक्टिन यानी झाड़ी के अणु बाहर निकलकर पानी में फैल जाते हैं। ये अणु आपस में उलझकर एक जाल सा बना लेते हैं और इसी जाल में पानी के अणु फंस जाते हैं। बस आपका सॉस या सूप गाढ़ा हो गया। तो ये वही है जो ग्रेवी या कस्टर्ड को गाढ़ा बनाता है। और जिन चावलों में अमाइलोपेक्टिन ज्यादा होता है, जैसे सुशी राइस, वो ज्यादा चिपचिपे होते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी झाड़ी जैसी संरचना ज्यादा पानी पकड़ती है। और बासमती चावल जिनमें अमाइलोज ज्यादा होता है, वो खिले खिले बनते हैं। अब समझ आया। एकदम सही पकड़ा। और जब ये मिश्रण ठंडा होता है तो एक और प्रक्रिया शुरू होती है। हाँ, मैंने देखा है कि रखी हुई ग्रेवी या ब्रेड अगले दिन और ज्यादा सख्त हो जाती है। मुझे याद है एक बार मैंने ताज़े पके चावल से फ्राइड राइस बनाने की कोशिश की थी और वो पूरा चिपचिपा हलवा बन गया था। सब कहते हैं कि एक दिन पुराने चावल इस्तेमाल करो। क्या इसका भी इससे कोई लेना देना है? आपने बिल्कुल सही अनुभव किया है। उसे रेट्रोग्रेडेशन कहते हैं। ठंडा होने पर स्टार्च की चेन, खासकर सीधी वाली अमाइलोज, फिर से एक दूसरे के पास आकर एक व्यवस्थित क्रिस्टल जैसी संरचना बनाने लगती हैं। इस प्रक्रिया में वे पानी को बाहर धकेल देती हैं। अच्छा, यही वजह है कि ब्रेड बासी और सख्त हो जाती है या फ्रिज में रखे हुए चावल कड़े हो जाते हैं। आपके पुराने चावल इसलिए बेहतर काम करते हैं क्योंकि रेट्रोग्रेडेशन ने उन्हें पहले ही थोड़ा सूखा और मजबूत कर दिया होता है, जिससे वे कढ़ाई में चिपकते नहीं। मतलब हम हर दिन अपनी रसोई में इन जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के साथ काम कर रहे हैं बिना जाने हुए। ये तो अद्भुत है। किताब में मॉडिफाइड स्टार्च का भी जिक्र है। ये क्या होता है? खाद्य उद्योग इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने और बेहतर बनाने के लिए स्टार्च को संशोधित करता है। जैसे इंस्टेंट पुडिंग में प्री जेलेटिनाइज्ड स्टार्च होता है, जिसे पहले से पकाकर सुखाया जाता है ताकि वो ठंडे दूध में भी तुरंत गाढ़ा हो सके। कुछ स्टार्च को एसिड से ट्रीट किया जाता है ताकि वे ज्यादा गर्मी या एसिडिटी में भी अपनी गाढ़ा करने की क्षमता ना खोएं, जैसे डिब्बाबंद पाई फिलिंग में होता है। यह सब बनावट और शेल्फ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है। ठीक है, स्टार्च और फाइबर के अलावा किताब में पेक्टिन और गम्स के बारे में भी एक पूरा सेक्शन है। ये क्या है और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है? अगर हम बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये भोजन के आर्किटेक्ट या इंजीनियर हैं। पेक्टिन एक पॉलीसैकेराइड है जो प्राकृतिक रूप से फलों में पाया जाता है, खासकर सेब और खट्टे फलों के छिलकों में। यही वो पदार्थ है जो चीनी और एसिड की सही मात्रा मिलने पर एक जेल का नेटवर्क बनाता है। आपकी दादी नानी जो जैम और जेली बनाती हैं, वो इसी पेक्टिन की वजह से सेट होती हैं। और गम्स? मैंने खाने पीने की चीज़ों के पैकेट पर सामग्री की सूची में ज़ैंथन गम या ग्वार गम जैसे नाम देखे हैं। ये क्या करते हैं? वो भी पॉलीसैकेराइड हैं, लेकिन अलग अलग स्रोतों से आते हैं। किताब बताती है कि ग्वार गम फलियों से आता है, एगर और एल्जिनेट समुद्री शैवाल से, और ज़ैंथन गम तो बैक्टीरिया द्वारा चीनी को फॉर्मेंट करने से बनता है। इनमें पानी को बहुत कम मात्रा में भी गाढ़ा करने या स्थिर करने की अद्भुत क्षमता होती है। एक मिनट, स्थिर करने का क्या मतलब है? क्या ये किसी चीज को टूटने से रोकता है? हाँ, ठीक यही मतलब है। जैसे आपकी सलाद ड्रेसिंग में तेल और सिरका हमेशा अलग होना चाहते हैं, ज़ैंथन गम एक ऐसा नेटवर्क बना देता है जो तेल की बूंदों को सस्पेंड रखता है और उन्हें एक साथ आने से रोकता है। इसी तरह आइसक्रीम में ये पानी को बड़े बड़े बर्फ के क्रिस्टल बनाने से रोकता है, जिससे आइसक्रीम खुरदुरी होने के बजाय चिकनी और क्रीमी बनी रहती है। बिल्कुल, ये वो अदृश्य हीरो हैं जो हमारे कई पसंदीदा खाद्य पदार्थों की बनावट को संभव बनाते हैं, उन्हें एक अच्छा माउथ फील देते हैं। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? शहद की साधारण मिठास से लेकर ब्रेड को उसका टेक्सचर देने वाले स्टार्च की जटिल संरचना तक, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी रसोई में सिर्फ कार्ब से कहीं ज्यादा है। ये असल में हमारे भोजन के केमिस्ट, इंजीनियर और कलाकार सब कुछ है। हमने एक अकेले शुगर के अणु से शुरुआत की थी और अब हम पूरे भोजन की बनावट को नियंत्रित कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि संरचना ही कार्य को निर्धारित करती है। एक अणु के आकार में एक छोटा सा बदलाव, एक बॉन्ड का एंगल बदलना, यह तय कर सकता है कि वो मीठा होगा, जेल बनाएगा, ऊर्जा देगा, या फिर हमारे शरीर से बिना पचे निकल जाएगा।
ये आणविक स्तर पर एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। चलिए अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जिसके बारे में वे सोच सकें। इन स्रोतों में पौधों, समुद्री शैवाल और यहाँ तक कि बैक्टीरिया से मिलने वाले अलग अलग गम्स का उल्लेख है। आज हम जिस तरह से नए और प्लांट बेस्ड खाद्य स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं, यह सोचना बड़ा दिलचस्प है कि पॉलीसैकेराइड फूड आर्किटेक्ट्स की अगली पीढ़ी क्या हो सकती है। क्या भविष्य में हम फंगस या किसी और माइक्रोब से बने ऐसे नए गम्स खोज पाएंगे जो हमें ऐसे टेक्सचर्स दे सकें जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की हो, और वे भविष्य में हमारे भोजन के अनुभव को कैसे बदल सकते हैं।